हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हम हालांकि 4 सेट्स भी कर चुके हैं और उससे अलग भी बहुत सारी वीडियोस हम हिंदी ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स पर बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और हालांकि इससे पहले भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप फोक में ही सभी किए हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट भी कंप्लीट होता है और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहते हैं और वो रिवाइज होते रहते हैं। इसलिए हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चल रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुंचती रहे। किसी भी सेट को रेडी करने में या क्वेश्चंस को पिकअप करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत होती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आप सबके लिए ही हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा अलंकार से, जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव होता है वहाँ पर क्या होता है। जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर, किसी वस्तु को हमने देखा और उसी के समान किसी अन्य वस्तु के संशय होने का भाव है, मतलब उसी की जैसी कोई वस्तु का हमें भाव लगता है, वहाँ पर क्या होगा। उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ पर संशय होगा, संशय के लिए आता है संदेह का भाव। संशय के लिए संदेह का भाव, तो हमारा आंसर हो जाएगा संदेह अलंकार के साथ। अगर हम उपमा की बात करते हैं तो सासी से सम इस तरह के अगर हमें वर्ड मिलते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति, जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बातें कही गई हो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक 7, 8, 9 या 10। तो कारक के होते हैं कुल 8 भेद। कौन कौन से होते हैं कारक के, हमारे आंसर हो जाएगा 8 भेद। अब 8 भेद कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, उसके बाद अपादान, अधिकरण और संबंध और संबोधन। यहाँ पे आ नहीं रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम, संबंध और संबोधन। तो कर्ता कारक जो कि कर्ता ने के विभक्ति चिन्ह के लिए प्रयोग होता है। कर्म को, कर्ण किसी चीज़ को साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। संप्रदान किसी के लिए या किसी को कुछ देने के लिए आता है। अपादान भय, तुलना या अलगाव के लिए आता है। अधिकरण में या पर के लिए आता है। संबंध कारक आता है किन्हीं दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताने के लिए। और संबोधन हे राम, अरे, वाह, इस तरह के शब्दों के लिए संबोधन कारक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। देशज शब्द हमें बताना है। ऑप्शन है सुंदर, फटाफट, अंगूठा और साइकिल। तो देशज शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फटाफट। देशज शब्द फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी, इस वाक्य में काल क्या है। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। अब सो रही थी, सबसे पहले तो हमें थी से अगर हम देखते हैं तो थी शब्द हमें पता है कि ये भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान के लिए है का प्रयोग करते हैं और आने वाले समय यानी कि भविष्य काल के लिए होगा, इस तरह से प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें इसमें भी भूतकाल में ये बताना है कि चारों ही ऑप्शन भूत के हैं। सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध। सामान्य क्या होता है, जैसे जो काम सामान्य रूप से भूतकाल में हुआ है, वह सोया, वह सोया, सोया यानी कि हो चुका है वो काम। पूर्ण भूतकाल, ये भी पूर्ण में आता है,
कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, उसने खाना खा लिया है, वो खाना खा चुका है। ये वर्तमान में होगा। वह खाना खा चुका था, ये भूतकाल में होगा। तो खा चुका था यानी कि काम संपूर्ण हो गया है, तो ये भूतकाल में संपूर्ण हुआ। अपूर्ण भूतकाल यानी कि भूतकाल में है लेकिन भूतकाल में भी चल रहा है और हमें ये नहीं पता कि भूतकाल से वर्तमान में भी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सीता सो रही थी। अब सोने के लिए वो उस समय सो रही थी, तो ये यानी कि काम भूतकाल का पूर्ण नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो अपूर्ण भूतकाल के साथ चला जाएगा। संदिग्ध में क्या होता है, संदिग्ध में हम उस चीज़ से श्योर नहीं है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है भूतकाल में। तो लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर चला जाएगा अपूर्ण भूतकाल, यानी कि भूतकाल में ये काम हो रहा है और वो कंटिन्यूसली अभी तक भी हो रहा है या नहीं, उस चीज़ के लिए हम श्योर अगर नहीं है, वो अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें हम किसी भी सर्वनाम शब्द के लिए निश्चिंत नहीं है, हम श्योर नहीं है, जैसे कोई आया, कुछ चाहिए, कोई, कुछ, इस तरह के शब्द अनिश्चयवाचक में आते हैं। प्रश्नवाचक कौन से होते हैं? जिसमें हमें प्रश्न जैसे कहाँ, कौन, कब, कैसे, इस तरह के वर्ड का पता चलता है। संबंधवाचक दो व्यक्ति या दो चीज़ों के बीच में संबंध का पता चलता है, जैसे जो मेहनत करेगा वही सफल होएगा, जो और वही, इस तरह के जो वर्ड है दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, ये संबंधवाचक में आएंगे। अब उसके बाद आती है बारी निजवाचक की। निजवाचक यानी कि अपने लिए जहाँ पर बात की गई है, आप भला तो जग भला, यहाँ स्वयं के लिए बात की गई है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमारा ऑप्शन चला जाएगा निजवाचक सर्वनाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? विशेषण रूप हमें इसके बताना है, सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल, उसके लिए विशेषण शब्द हमें बताना है, कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अगर हम बात करते हैं संख्यावाचक की, तो हमें पता है जहाँ पर हमें कोई भी वर्ड संख्यावाची नजर आता है वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। गुणवाचक किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण का पता चलता है, उसकी सुंदरता, काला होना, गोरा होना, ये उसके गुण होते हैं, तो ये पता चलता है। परिमाण बोधक जहाँ पे माप या तोल का पता चलता है वहाँ परिमाण बोधक होते हैं। सार्वनामिक यह इस तरह से वर्ड जो होते हैं वो सार्वनामिक होते हैं। लेकिन 4 गज मलमल, अब हम ये देखते हैं 4 गज, हमें देखने में तो लग रहा है 4 शब्द जो कि संख्यावाची हो सकता है, लेकिन जब माप और तोल की बात आती है तो 4 गज मलमल जो कपड़ा मापा जाता है वो मापा जाता है, ना कि संख्या के रूप में लिया जाता है। तो वहाँ पर माप और तोल के लिए हम यहाँ पर इसे देंगे परिमाण बोधक में। 4 गज मलमल जो कि परिमाण बोधक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे मित्र, महापंडित, महामूर्ख और शत्रु। तो अकल का दुश्मन इसके लिए आएगा महामूर्ख। अकल का दुश्मन महामूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। हम अभी बात करके गए हैं जहाँ पर हमें संख्या शब्द का पता चलता है वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द जैसे वह, ये, आप, हम, इस तरह से वर्ड्स मिलते हैं। गुणवाचक में किसी के गुण का पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? इसमें माप और तोल का हमें पता चलता है। तो यहाँ पर पापी, पापी शब्द एक कैसा है? ये गुण बताता है, दोष बताता है। जहाँ पर गुण और दोषों के बारे में पता चलता है वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण के साथ। नेक्स्ट
अपने मत को मानने वाले के लिए कौन सा शब्द सही है? ऑप्शंस है स्वेच्छाचारी, स्ववशीय, आत्माभियत या मतानुयायी। तो अपने मत को मानने वाला, इसके लिए हो जाएगा आत्माभिमत। आत्माभिमत जो अपने मत को मानने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की स्वध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंतन्य, दंत्य या ओष्ठ्य। तो हिंदी की जो स्वध्वनि है वो किसके साथ जाएगी? स्वध्वनि, ध्वनि का मतलब हम मुख के किस हिस्से का प्रयोग करते हैं उस वर्ड को बोलने के लिए, या उस वर्ड को बोलने के लिए जिस ध्वनि को प्रयोग किया जाता है वो ध्वनि हमें बतानी है। तो श जो ध्वनि होगी ये होगी श। जैसे हम बोलते हैं तो ये श बोलने में जो हमारी जिह्वा है वो किससे टकराती है? ये हमारे तालव्य से टकराती है, तालव्य से संबंध क्रिएट करती है। तो हमारा जो श ध्वनि होगी वो तालव्य में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बाजार शब्द जो कि आता है समूहवाचक में, समूहवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये एक रचना है, किसकी है? जैनेन्द्र की। यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चंस जैसे बनते हैं। जैनेन्द्र की जो रचना है वो कौन सी है? ये है प्रेम में भगवान। प्रेम में भगवान ये जैनेन्द्र की रचना है। इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारे भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार या व्यास सम्मान। तो ये हो जाएगा हमारा भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित इसे किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द इसमें हमें बताना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? छाछ, तिल, काढ़ा या टेसू। स्त्रीलिंग शब्द के लिए पहचान करने का सबसे अच्छा मेथड होता है अच्छा या अच्छी, या उस वर्ड को एक सेंटेंस में बनाकर हम चेक कर सकते हैं। छाछ, छाछ कैसी होती है? अच्छी। तिल, तिल कैसा होता है? तिल अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो तिल के लिए अगर हम बात करें क्या होगा? अच्छा होगा। काढ़ा, अच्छी होगी या अच्छा होगा? काढ़ा अच्छा होगा। टेसू, टेसू भी अच्छा अच्छा शब्द के साथ लगता है। लेकिन छाछ अच्छी होती है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा स्त्रीलिंग के लिए वो चला जाएगा छाछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर, नाहर के लिए पर्यायवाची शब्द किसको प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नदी, व्याघ्र, सरिता और शेर। तो नाहर के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है शेर। शेर, नाहर शेर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में समास बताना है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और अव्ययभाव समास। अगर हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो जहाँ पर विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर योजक चिन्ह की विभक्ति योजक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय, जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात की जाती है वहाँ पर कर्मधारय होता है। और अव्ययभाव में जहाँ पर प्रथम पद कैसा होता है? उपसर्ग में आता है, तो वहाँ पर अव्ययभाव होता है। लेकिन परम है जो आनंद, कैसा है? आनंद का परम होना एक विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो कर्मधारय समास के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
सुधी का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधी का बहुवचन बताना है हमें। ऑप्शंस है सुधियो, सुधीगण, सुधीजन और सुधीजन। तो सुधी के लिए जो बहुवचन शब्द होगा वो क्या होना चाहिए? इसके लिए होगा सुधीजन, ये वाला सुधीजन। सुधी का बहुवचन जो होगा सुधीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कहानी पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर और भैरव प्रसाद गुप्त। तो नई कहानी, ये इसका भी क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नई कहानी क्या है? एक पत्रिका है। इसके संपादक की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन चला जाएगा कमलेश्वर के साथ। नई कहानी पत्रिका के संपादक कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और मिश्रित। अगर हम बात करते हैं रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिनको अगर हम विच्छेद करें, उनका खंडन करें या उन्हें हम अलग अलग शब्दों में तोड़ें तो उनका कोई अर्थ ना निकले, वहाँ पर रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक, जब दो सार्थक शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द बनता है वहाँ पर यौगिक शब्द होता है। रूढ़ के लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें जैसे जल, पानी, इस तरह के शब्द जो होते हैं, या घर, ये रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। यौगिक जैसे पाठशाला, पाठ और शाला अलग अलग शब्द थे, अलग अलग सार्थक शब्द थे, उनसे मिलकर पाठशाला शब्द बना। इसी तरह से रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द थे लेकिन मिलकर एक रेलगाड़ी शब्द बना। लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी योग रूढ़ की, योग रूढ़ और बहुव्रीहि ये दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे इन किसी भी एक शब्द से जहाँ पर तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है वहाँ योग रूढ़ शब्द होता है। तो यहाँ पंकज और जलज यहाँ पर कमल के लिए प्रयोग किया गया है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा योग रूढ़ के साथ। जबकि मिश्रित कौन से होते हैं? जहाँ पर दो सेंटेंस जो कि एक दूसरे पर आश्रित हो वहाँ पर मिश्रित शब्द होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भय, तुलना और अलगाव की पुष्टि किस कारक के द्वारा होती है? भय, तुलना और अलगाव, कर्म कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। तो अगर हम कर्म कारक की बात करते हैं, कर्म से हमें को, कर्म कारक के लिए को की विभक्ति चाहिए हमें। कर्ता के लिए ने की विभक्ति हमें चाहिए, ने विभक्ति चिन्ह जहाँ पे होगा वहाँ पे कर्ता कारक होगा। संप्रदान कारक के लिए या को के लिए कि उसे ये देना है, किसी को देने के लिए आता है। अपादान कारक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा वो अपादान कारक के साथ चला जाएगा, जो कि भय, तुलना और अलगाव इन तीनों के लिए ही, अलगाव यानी कि पृथकीकरण, भय यानी जैसे मोहन छिपकली से डरता है, मोहन कुत्ते से डरता है या किसी भी चीज़ से, वह अपने भाई से डरता है, वह अपने पिताजी से डरता है। तुलना, सोहन मोहन से बड़ा है, सोहन मोहन की अपेक्षा बहुत बुद्धिमान है। या अलगाव, हिमालय से गंगा निकलती है, जहाँ पर एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने की बात होती है वहाँ अपादान कारक होता है। तो इसलिए भय, तुलना और अलगाव इन तीनों के लिए ही अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह जहाँ अंधेरा हो या सुनसान जगह। तो अंधेर नगरी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अन्याय की जगह, अंधेर नगरी अन्याय की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हमें ये बताना है कौन सा नहीं है। घोड़ा, कटक, घोटक और है। तो अश्व की अगर हम बात करते हैं, अश्व के लिए घोड़ा प्रयोग होता है, अश्व के लिए हम घोड़े को प्रयोग करते हैं। घोटक भी अश्व का होता है, है भी अश्व का होता है। लेकिन कटक घोड़े का
नहीं होता, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा कटक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तुलसी कृत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो तुलसी कृत के लिए अगर हम बात करते हैं, कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य की जहाँ पर महत्व बात होती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे रात और दिन, रात दिन हम योजक चिन्ह के साथ से लिख सकते हैं। द्विगु समास जहाँ प्रथम पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। और तत्पुरुष समास यानी कि तुलसी के द्वारा कृत, इसका जो हम समास विग्रहण करते हैं वो करते हैं तुलसी द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत। तो तत्पुरुष समास के द्वारा के लिए यहाँ विभक्ति चिन्ह आ जाएगा और हमारा आंसर चला जाएगा तत्पुरुष समास के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी एकेडमी का शलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी एकेडमी का जो शलाका पुरस्कार है वो सबसे पहले किसे दिया गया? तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या श्री विष्णु प्रभाकर को? तो ये चला जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा के साथ। हिंदी एकेडमी का जो शलाका पुरस्कार था वो सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? जब भाषा संबंधी कोई भूल की जाती है तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पाप, अपराध, त्रुटि या द्रोह? तो भाषा संबंधी भूल के लिए त्रुटि शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उपादेय का विलोम क्या होगा? उपादेय का विलोम, विलोम मीन्स उल्टा, उपदेय, उत्पादेय, अनुपादेय या पादेय? तो हमारा आंसर चला जाएगा सी के साथ, उपादेय, अनुपादेय। क्वेश्चन नंबर 27, विशेषण शब्द है, इसमें हमें बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है? शम्य, शिक्षा, फेन या भ्रम? तो विशेषण शब्द कौन सा होगा इसमें? ये हो जाएगा शम्य। विशेषण शब्द जो किसी शब्द की विशेषता बताता है तो विशेषण शब्द होता है, और जिस शब्द की विशेषता को बताया जाता है वो विशेष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन बताइए। हमें इसमें रेखांकित शब्द का वचन बताना है कि ये किस वचन के अंतर्गत आता है। रेखांकित शब्द है हमारा जनता। जनता शब्द एक वचन में आता है, द्विवचन में आता है, बहुवचन में आता है या इनमें से किसी में भी नहीं? तो जो शब्द है ये हमारा आएगा जनता शब्द एक वचन के अंतर्गत। भारत की जो जनता है, जनता के लिए हमेशा एक वचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जनता शब्द एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? संयोजक चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑप्शन से हमारे सामसिक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा संयोजक चिन्ह, इसे हम योजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, ये हम इसे योजक चिन्ह कहते हैं। अगर हम इसके तीसरे नाम की बात करते हैं तो हमारा आंसर चला जाएगा सामसिक चिन्ह के साथ। और लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह जैसे उत्तर, उत्तर, उत्तर लिखने के लिए हम ये जो जीरो शब्द, जीरो की तरह से ये बनाते हैं, ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह के लिए हम ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं, ये हमारा विवरण चिन्ह होता है। और उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? जहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमास को यूज़ करते हैं वो हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन च, छ, ज, श, स, ह, अ, ब, स, य, र, ल। तो श, स, ह ये हमारे हो जाते हैं ऊष्म व्यंजन, जबकि य, र, ल ये हमारे हो जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ
व्यंजन ये हमारे हो जाते हैं जिनकी संख्या होती है 4, और जबकि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या भी होती है 4। श ख स ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, अंतस्था व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या अल्प प्राण व्यंजन। तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो एक साथ मिलने के बाद उन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ये थे आज तक के क्वेश्चंस। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। हम जितनी भी वीडियोस लेकर आते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे गए क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से एक बेनिफिट होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट ज़रूर होते रहते हैं। अगर हम उन्हें करते हैं तो हमसे कोई भी क्वेश्चन भी नहीं छूट पाता है और साथ ही साथ हम अपने टॉपिक्स को, हम अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाते हैं। आपकी लाइक करने से, आपके शेयर करने से और आपके सब्सक्राइब करने से हम भी मोटिवेट होते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।